हेलो स्टूडेंट, आज की तरह में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अंतिम भाग भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना किसी भी चीज के लिए अगर हम देखें, किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए अगर उसकी कल्पना हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर उसके सामने अगर हमें आंखों के सामने कोई चित्र होगा तो उसे हम आसानी से जो होता है वह समझ सकते हैं। तो अब बात आई थी कि देखो, अगर किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना हो तो यह सरल है, यह आसानी से जो है वह किया जा सकता है। लेकिन एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? आज अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि राष्ट्र का चेहरा है, बहुत सारे ऐसे प्रतीक होते हैं जिसकी वजह से राष्ट्र को जो होता है उस प्रतीक के रूप में जो होता है हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस समय की बात करते हैं जब राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तो ये बहुत आवश्यक था कि राष्ट्र को एक चेहरे का रूप प्रदान किया जाए। और यह कार्य किया था हमारे कलाकारों ने। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया था। उन्होंने राष्ट्र को किसका रूप दिया था? एक मानव का, एक साधारण से मानव का रूप प्रदान किया था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो ये देखिए, इस समय राष्ट्रों का जो होता है प्रतीक क्या थी? वह नारी जो होता है, नारी रूपक के रूप में जो होता है उन्हें प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई विशेष, कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था, यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। आप फ्रांसीसी क्रांति में भी देख सके हैं, उसमें भी आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो एक नारी है जो अपने हाथ में जो होता है, एक हाथ में मशाल लिए हुए है और दूसरे हाथ में जो होता है मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए थी। तो आप ये देख चुके हैं कि प्रारंभ से ही जो है वह नारी को जो है वह राष्ट्र की छवि के रूप में चित्रकारों ने, कलाकारों ने दर्शाने का काम किया है। आपको याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग किया था? नारी का ही प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक कुछ मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीजें होती है ना बच्चों, जो स्वतंत्रता के लिए या उस राष्ट्र का जो होता है वो प्रतीक चिन्ह बन जाती है। जैसे अगर हम भारत की बात लें तो आपको याद होगा, भारत में भी जो होता है एक भारत माता का इमेज है। तो हम देखते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में जो होता है, जब भी एक परिकल्पना करते हैं, कोई चित्र जब हम चित्रित करते हैं तो एक भारत माता का चित्र हम बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जैसे आज एक झंडा है, तो हमारा जो होता है तिरंगा झंडा, वो भी जो होता है एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से जो होता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि उस राष्ट्र का जो होता है वो प्रतीक चिन्ह हो जाती है। तो आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तराजू ली है। तो बच्चों, आप लोग ने कभी भी ये देखा होगा, कोर्ट में हम देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि एक जो होता है हाथ में तराजू लिए हुए है, एक महिला है, और वो भी एक महिला, तो वो भी जो होता है एक फीमेल फिगर की को ही लिया गया है, और आंखों पर जो होता है काली पट्टी बंधी हुई रहती है। तो इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। तो जो वो 19वीं सदी में किया था वो आज के वर्तमान जो होता है 21वीं सदी में भी हमें देखने को मिलता है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। उन्होंने जन राष्ट्र के विचार को जो होता है वो बताया था। तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे फ्रांस में इसको क्या नाम दिया गया था? इन्हें मरियान का नाम दिया गया था। इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, उस देश का तिरंगा थामे हुए, लाल टोपी पहने हुए, कलगी लगाए हुए। तो ये सभी जो होता है हमें किसके बारे में बता रहे हैं? फ्रांस के बारे में बता रहे हैं।
मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादम्य स्थापित कर सके। देखो अब ये भी बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने एक फीमेल फिगर जो होता है, एक फिगर तो बना दिया, लेकिन अब इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों में जो होता है, क्योंकि देखिए अभी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे लोगों में आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि जैसे आज के राष्ट्र राज्य है वैसे उस समय तो राज्य नहीं थे, तो एक नेशनलिटी की जो फीलिंग है वो एकदम से लोगों में तो नहीं पनप सकती थी, धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो पनपना प्रारंभ हो रही थी। तो ये बहुत आवश्यक है कि उसको बनाए रखना, उनकी निरंतरता को बनाए रखना आवश्यक था। तो इसके लिए क्या किया था जो कलाकारों ने, लोगों ने क्या किया कि मरियान की जो प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक जगह पर लगाई गई ताकि जनता जो होता है उनको देखे और उन्हें राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में उन्हें याद करे और राष्ट्रवाद की जो भावना उनके मन में है वो हमेशा ही जागृत रह सके। मरियान की छवि जो होता है वो सिक्कों और डाक टिकों पर भी अंकित की गई थी। हम देखते हैं कि हमारे देश में भी अगर हम देखें बहुत सारे जो फेमस लोग होते हैं उनके नाम के कुछ टिकट जो होता है वो पब्लिश किए जाते हैं। बहुत सारे जो होता है वो सिक्कों में जो होता है वो हमें उनके चित्र देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार का जो होता है फ्रांस में भी किया गया था, वहां पे भी उनकी जो छवि होती है वो सिक्कों में भी थी और डाक टिकटों पर भी जो है अंकित की गई थी। इसी तरह से जर्मेनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं ये जर्मेनिया है। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। ऐसे गोल सा वो मुकुट पहनती थी, जैसे आजकल बच्चों जो टियारा पहना जाता है ना, उसी प्रकार से जो होता है वो मुकुट होता था जो कि बलूत वृक्ष का होता था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बलूत जो था वो जर्मन में ना वीरता का प्रतीक था, तो इसे जो होता है यहाँ पे जर्मेनिया जो होता है उसे पहना हुआ दिखाया गया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से साम्राज्यवादी भावनाओं ने भी राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। धीरे धीरे जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो जो होता है वो कम होने लगी और किस चीज की फीलिंग बढ़ी, साम्राज्यवाद की, कि हमारा क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हमारे साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। इस भावना का जो है अब उदय हो रहा था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस बीच के दौर में ये जो समय था इसमें राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनमें जो उदारता थी वो उदारता को इन्होंने खो दिया और अब एक दूसरे के प्रति जो होता है अनुदार व्यवहार करने लगे थे। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था, बाल्कन क्षेत्र। और बाल्कन क्षेत्र इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत ज्यादा थी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे मैं आपको बताऊंगी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो जो होता है वो इसमें शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो वहां के जो नागरिक होते थे उन्हें क्या पुकारा जाता था, स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो थे वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गई थी। तो बाल्कन क्षेत्र में क्या हो रहा था कि रोमानी राष्ट्रवाद के जो विचार थे उसको फैला और ऑटोमन साम्राज्य का जो होता है विघटन हो गया, जिसकी वजह से अब स्थिति जो होता है वो बहुत गंभीर हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली थी। एक के बाद एक अनेक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। अब जो जितने भी राष्ट्र जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का
क्षेत्र बन गया। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाकों में कई युद्ध हुए और इस सभी का परिणाम हुआ प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद जो था वो 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया था। क्योंकि देखिए, जब अभी जो राष्ट्रवाद था वो किससे जुड़ गया था, वह साम्राज्यवाद से जो होता है वह जुड़ गया था, और इसलिए जो होता है ये यूरोप को कहाँ ले गया था, वो जो होता है बहुत बड़े जो होता है विपदा की ओर ले गया था। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिसका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। ये लोग जो है वो साम्राज्यवादी का जो होता है अब विरोध करने पर आ गए थे। बहुत सारे जो भी उपनिवेश थे वो सारे ही राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, आप स्वाभाविक और सार्वभौमिक रूप से जो होता है वो मान लिया गया था। तो राष्ट्रवाद की परिभाषाएं सभी देशों में अलग अलग थी, अलग अलग तरीकों से जो है लोगों ने जो होता है राष्ट्रवाद को विकसित किया था। लेकिन एक विचारधारा जिसे सभी लोगों ने माना, जो सार्वभौमिक भी थी और स्वाभाविक भी थी, और वह थी राष्ट्रीय राज्यों का गठन। एक ऐसे राज्यों का गठन जिसमें कि लोग, वहां के रहने वाले लोगों में जो होता है वो समानता हो। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या देखा, क्या सीखा, क्या पढ़ा? तो बच्चों, सबसे पहले जो है आज हमने देखा कि एक राष्ट्र का दृश्य कल्पना हमने देखी कि एक राष्ट्र को जो होता है वो किस तरीके से जो होता है उसको इमेज को जो है कलाकारों ने, चित्रकारों ने बनाया और उससे जो होता है एक नारी का रूप प्रदान किया। तो एक राष्ट्रवाद की जो होता है फीलिंग को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके बाद हमने देखा कि हमने राष्ट्रवाद को देखा कि राष्ट्रवाद पर जो होता है साम्राज्यवाद 19वीं सदी के बाद के दशकों में आते आते जो होता है किस तरीके से सभी राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिए, और साम्राज्यवाद जो है राष्ट्रवाद पर थोड़ा जो है वह हावी होने लगा। लेकिन बाद में जो होता है, जब औपनिवेशिक काल को हमने देखा, तो उसमें बहुत सारे जो होता है, क्योंकि साम्राज्यवादी प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत से जो होता है राष्ट्रों ने जो होता है कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों पर अपना उपनिवेश बना लिया था। तो उन उपनिवेशों में जो होता है फिर से एक राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने जो होता है अपने आप को स्वतंत्र करने की जो होता है घोषणा